Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss long questions of chapter number 5, which is applications of computer science. Okay, the first question is relate how AI can be beneficial in education and business. Okay, किस तरह से जो AI है वो बेनिफिशियल है, किस तरह से हेल्प कर रहा है एजुकेशन में और बिजनेस में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एजुकेशन को। एआई हेल्प्स मेक लर्निंग इजियर एंड मोर पर्सनलाइज्ड। जो एआई है उसने स्टडीज को लर्निंग को आके आप इजीली लर्न कर सको, मतलब आपकी लर्निंग को बहुत इजी बना दिया और पर्सनलाइज बना दिया। मतलब ऐसी ऐसी एप्स आ गई हैं, ऐसी ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं कि आप उस वो आपके अकॉर्डिंग चल रही होती है। मतलब आपकी कहाँ कहाँ पे वीकनेस है, कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से नहीं आता, आपको सजेस्ट कर रही होती है कि आप ये वाला टॉपिक ले सकते हो। ठीक है, कोई क्विज़ेस की बेस पे क्विज वगैरह आपसे ले रहे होते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह आपसे ले रहे होते हैं। तो मतलब ये होता है कि वो वेबसाइट समझे आपकी आपकी पर्सनल टीचर होती है, आप ये समझ सकते हो। इट कैन एनालाइज अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड सजेस्ट लेसन बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जैसे अभी बात की कि वो पहले फाइंड आउट करती है, एनालाइज करती है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, स्टूडेंट की क्या परफॉर्मेंस है, कहाँ पे जो है उसकी वीकनेस है, कहाँ पे स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग उसको लेसन सजेस्ट कर रही होती है कि आप ये वाला लेसन जो है वो ले सकते हो। एग्जाम्पल है एप्स लाइक डुलिंगो यूजिंग एआई टू चेंज लेसन डिफिकल्टी डिपेंडिंग ऑन हाउ वेल द स्टूडेंट परफॉर्म। राइट, अभी एक ऐसी ऐप है जो कि मतलब एआई को यूज कर रही होती है और लेसन वगैरह की जो डिफिकल्टी लेवल होता है ना वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट किस टाइप का है, मीडियोकर है, ठीक है, ये बहुत लाइक स्टूडेंट है, या थोड़ा सा जो है वो आप कह सकते हो नालायक स्टूडेंट है। मतलब आप ये देख सकते हो कि मतलब कहाँ पे जो है वो उसकी वीकनेस आ रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो चल रही होती है वो वाली ऐप स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को देखते हुए। मतलब वो अपनी डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा कम कर देती है इन केस कि अगर कोई स्टूडेंट किसी भी जगह पे पुअर है तो। AI tools can also automate tasks like grading quizzes, creating study materials and giving instant feedback। बहुत से AI टूल्स आ गए, AI सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कि ऑटोमेटिकली टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे वो आपसे क्विज लेते हैं, आप उनको क्विज देते हो और ऑटोमेटिकली आपका क्विज चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो भी स्टडी मटेरियल्स है उनको क्रिएट कर रहे होते हैं, फौरन से आपको फीडबैक भी देते हैं। एग्जाम्पल क्या है, AI कैन चेक मल्टीपल चॉइसेस टेस्ट ऑटोमेटिकली सेविंग टीचर्स टाइम। इससे एक और भी बेनिफिट ये होता है कि जो टीचर्स का टाइम है वो भी सेव हो जाता है और जो वेबसाइट्स या एप्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली आपके टास्क या आपके टेस्ट वगैरह को चेक कर रही होती है। नेक्स्ट, किस तरह से एआई जो है वो बिजनेस में हेल्पफुल है। एआई इम्प्रूव बिजनेस ऑपरेशन बाय इंक्रीजिंग स्पीड एक्यूरेसी एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब बिजनेस में भी जो बिजनेस के ऑपरेशन होते हैं, जो बिजनेस के टास्क होते हैं, उनको भी इम्प्रूव कर दिया एआई ने। किस तरह से उसकी स्पीड वगैरह को इंक्रीज करके एक्यूरेसी मतलब बिल्कुल करेक्टली टास्क को परफॉर्म करो, तो डिसीजन मेकिंग जहाँ पे कोई डिसीजन लेना होता है वहां पे भी वो डिसीजंस ले रहे होते हैं। इसके अलावा क्या है, इट कैन एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टू हेल्प कंपनीज अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर, प्रोडिक्ट सेल्स एंड मेक बेटर स्ट्रेटेजीज। अब इसका क्या मतलब है कि एक लार्ज अमाउंट में जो डाटा जनरेट हो रहा है वेबसाइट्स और एप्स के थ्रू, उसको एनालाइज करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है और कंपनीज की हेल्प कर रहा होता है कि वो कस्टमर के बिहेवियर को देखे, कस्टमर का इंटरेस्ट किस तरफ है, ताकि उसी टाइप के प्रोडक्ट वगैरह को क्रिएट किया जाए। ठीक है, सेल्स वगैरह के कौन से प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा सेल हो रहे हैं, किसकी सेल ज्यादा है, उसको प्रिडिक्ट करते हैं, उसको गेस करते हैं, ताकि उसी के अकॉर्डिंग उतनी अमाउंट में उस वो वाले प्रोडक्ट्स को बनाया जाए और जो स्ट्रेटजीज हैं उनको बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल है जैसे ऑनलाइन स्टोर है लाइक अमेजोन हो गया, यूजिंग एआई टू रिकमेंड प्रोडक्ट बेस्ड ऑन व्हाट कस्टमर प्रीवियसली व्यूड और परचेज। जैसे आप ये कह सकते हो कि अमेजोन हो गया, दराज हो गया, वो देखते हैं कि कस्टमर का इंटरेस्ट किस तरफ है, प्रीवियस मतलब पास्ट में उसने कौन कौन से प्रोडक्ट लिए हैं, उनकी तरफ से क्या रिव्यू आया, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको वही वाले प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिकमेंड कर रहे होते हैं, सजेस्ट कर रहे होते हैं कि आप ये बाई कर सकते हैं। एआई ऑल्सो ऑटोमेट रूटीन टास्क। ठीक है, मतलब जो हमारे रूटीन टास्क है, जो डेली लाइफ टास्क है, वो भी ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहे होते हैं थ्रू एआई। जैसे सच एज रिस्पॉन्डिंग टू द कस्टमर क्यूरीज यूजिंग चैटबॉट्स। जैसे वेबसाइट्स के अंदर क्या होता है कि साइट पे एक मैसेज करने का ऑप्शन बना होता है, अब आप कोई भी अपना आप क्वेश्चन वहां पे लिखते हो और आपको आंसर मिल रहा होता है, वो आंसर कोई ह्यूमन नहीं कर रहा होता बल्कि वो चैटबॉट्स होते हैं, वो एआई की तरफ से उनकी ऑटोमेटिकली आंसर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। The next question is articulate how AI-based technology can improve healthcare and assist farmer increase crop production। अब यहाँ भी दो फील्ड आ गई हैं कि किस तरह से जो AI टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव करी है हॉस्पिटल्स वगैरह में और फार्मर्स को किस तरह से हेल्प करी है। पहले हम लोग हेल्थ केयर को डिस्कस कर लेते हैं। एआई हेल्प डॉक्टर डायग्नोज डिजीजेज फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली बाय एनालाइजिंग मेडिकल इमेजेस एंड पेशेंट रिकॉर्ड। जितना भी पेशेंट का रिकॉर्ड होता है, जो भी उनकी मेडिकल इमेजेस होती हैं, एक्सरेज वगैरह हो गए, सीटी स्कैन हो गए, उनको अंडरस्टैंड करती है, उनको एनालाइज करती है और वहां से कोई भी डिजीज हो सकती है, कोई कैंसर हो सकता है, उसको प्रिडिक्ट करती है। अब ये काम ह्यूमन
करेगा या मतलब डॉक्टर्स वगैरह करेंगे तो ऑब्वियसली टाइम टेकिंग भी है और उनसे मिस्टेक भी हो सकती है। लेकिन ये जो मशीन्स होती हैं जिसमें एआई इन्वॉल्व होता है, ये एक्यूरेटली टास्क को परफॉर्म कर रही होती है, बिल्कुल करेक्टली टास्क को परफॉर्म कर रही होती है। जैसे एग्जाम्पल है, एआई कैन डिटेक्ट अर्ली साइंस ऑफ कैंसर फ्रॉम एक्सरेज और सीटी स्कैन। ठीक है, अभी जो इमेजेस आती हैं एक्सरेज और सीटी स्कैन की, वहां से जो भी कैंसर सेल्स होते हैं उनको फौरन से डिटेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे मतलब कैंसर की साइंस है। ओके, एआई ऑल्सो असिस्ट इन प्रिडिक्टिंग पेशेंट रिस्क। ठीक है, कोई भी पेशेंट को रिस्क है तो उसको फौरन मतलब पहले ही उसको प्रिडिक्ट कर लेंगे। ठीक है, प्लानिंग ट्रीटमेंट्स, उसके अकॉर्डिंग जो है उनके ट्रीटमेंट को प्लान किया जाएगा। एंड मैनेजिंग हॉस्पिटल रिसोर्सेज, जो भी हॉस्पिटल की रिसोर्सेज है उनको भी वही एआई मैनेज कर रहा होता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, एआई सिस्टम कैन रिमाइंड पेशेंट टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी पेशेंट है, वो मतलब उसके एक प्रॉपर टाइम है कि इस टाइम में इसने मेडिसिन लेना है, तो वहां पे एआई उसकी हेल्प कर रहा होता है, एक रिमाइंडर होता है जो कि मतलब जिस टाइम मेडिसिन लेनी है वो आपको रिमाइंड करवा रहा होता है, पेशेंट को रिमाइंड करवा रहा होता है कि ये भी मेडिसिन का टाइम है। फार्मर को मतलब किस तरह से, फार्मर की किस तरह से हेल्प कर रहा होता है, एआई सपोर्ट फार्मर्स बाय हेल्पिंग देम मॉनिटर क्रॉप हेल्थ, सॉइल कंडीशन एंड वेदर पैटर्न। ओके, एआई जो है वो फार्मर की हेल्प कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है, जो भी क्रॉप की हेल्थ है उसको मॉनिटर कर रहा होता है कि मतलब क्रॉप को कोई डिजीज वगैरह तो नहीं है, सॉइल की क्या कंडीशन है, यहाँ पे फसल उगानी चाहिए नहीं उगानी चाहिए, वेदर पैटर्न्स क्या है, आगे फ्यूचर में मतलब कब बारिश होगी कब नहीं होगी। तो इस ये इन सब चीजों को प्रिडिक्ट करके फार्मर की हेल्प कर रहा होता है। जैसे इसका एग्जांपल है, एआई ड्रोन्स कैन चेक विच प्लांट नीड वाटर और फर्टिलाइजर। ड्रोन्स मतलब कैमरास होते हैं जो कि ऊपर मतलब होते हैं, और वो चेक कर रहे होते हैं कि कहाँ पे जो है वो पानी मतलब किन पौधों को पानी देना है, कहाँ पे खाद देनी है, फर्टिलाइजर मतलब वो केमिकल्स होते हैं, खाद वगैरह होती है जो कि वो क्रॉप्स वगैरह को दी जाती है। इसके अलावा जो भी क्रॉप्स डिजीजेज हैं, फॉर एग्जांपल फ्यूचर में कोई क्रॉप्स को डिजीज हो सकती है, उसको प्रिडिक्ट करके बताते हैं, उसको गेस करके बताते हैं। सजेस्ट द बेस्ट टाइम टू प्लांट और हार्वेस्ट, मतलब कब हार्वेस्टिंग करनी है, कब जो है वो जो फसलों की मतलब फसलों को काश करना है, काटना है, कौन सा बेस्ट टाइम है। एंड इंक्रीज ओवरऑल प्रोडक्शन। ठीक है, और प्रोडक्शन को इंक्रीज कर होते हैं कि कम टाइम में जो है वो ज्यादा मतलब ज्यादा काम हो जाए और अच्छे रिजल्ट आए। एग्जाम्पल क्या है, AI apps can alert farmers if pests are likely to attack crop। कोई भी पेस्ट है, ठीक है, अगर वो मतलब वहां पे चांसेस हैं कि वहां पे क्रॉप्स को अटैक कर सकते हैं तो फौरन से फार्मर को अलर्ट कर देंगे। मतलब कोई भी कीड़े मकोड़े हैं, अगर वो अटैक करने वाले हैं तो वो फौरन से फार्मर को अलर्ट कर देंगे। Describe the benefit of cloud computing. Differentiate between public and private cloud. Cloud computing के benefits होते क्या हैं और इसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं पब्लिक और प्राइवेट, उनको डिस्कस करना है, उनको उनके आपस में क्या जो है फर्क है उनमें वो मतलब डिस्कस करना है। क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग हमें आप ये कह सकते हो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है कि बजाय इसके कि हम लोग अपने लोकल कंप्यूटर, जो हमारा अपना पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसके अंदर हम लोग डाटा को स्टोर करें, हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग हमें सर्विसेज दे रहा होता है स्टोरेज वगैरह की, हम उनको यूज करते हुए वहां पे क्लाउड पे अपना डाटा स्टोर करें। उसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे हम लोग किसी भी टाइम को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी टाइम जो है उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं जो हम लोगों ने क्लाउड के अंदर स्टोर करवाया है। ठीक है, किसी और डिवाइस के थ्रू भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, या किसी और जगह पे आप रहते हुए भी उसको एक्सेस कर सकते हो जो डाटा आपने क्लाउड के अंदर स्टोर करवाया है। इसकी बेनिफिट्स क्या हैं, जैसे कॉस्ट इफेक्टिव है, इससे आपकी कॉस्ट रिड्यूस होती है। ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट नीड टू बाय एक्सपेंसिव हार्डवेयर, उनको जो है महंगे महंगे हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, वो क्लाउड को यूज कर लेते हैं। दे पे ओनली फॉर व्हाट दे यूज। ठीक है, सिर्फ उन्हें उतना पे करना पड़ता है जितना वो मतलब क्लाउड की सर्विसेज को यूज कर रहे होते हैं। एक्सेसिबिलिटी, डाटा एंड एप्लीकेशन कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग द इंटरनेट। बस इंटरनेट की नीड होनी चाहिए, आप इंटरनेट के थ्रू अपने डाटा को, ठीक है, वहाँ मतलब जो क्लाउड के ऊपर स्टोर हुआ है उसको एक्सेस कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो किसी भी जगह से। स्केलेबिलिटी, कंप्यूटर्स जो है वो इजीली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं स्टोरेज को, ठीक है, या फिर कंप्यूटिंग पावर को। ऑटोमेटिक अपडेट्स, ठीक है, ऑटोमेटिकली जो अपडेट्स होती हैं वो हो रही होती हैं, जैसे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स और मेंटेनेंस को हैंडल कर रहे होते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस आप उनकी सिर्फ सर्विसेज को यूज कर रहे होते हो, कुछ भी आपको अपनी साइट से मेंटेन नहीं करना पड़ता। बैकअप एंड रिकवरी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई डाटा लॉस हो गया तो आप इजीली इसको रिकवर कर सकते हो और इजीली वापस लेके आ सकते हो। तो ये फैसिलिटी भी क्लाउड आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। क्लाउड सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टोर बैकअप, ठीक है, प्रिवेंटिंग डाटा लॉस। इससे क्या होता है कि आपका डाटा लॉस नहीं होता। डिफरेंस क्या है पब्लिक और प्राइवेट में, पब्लिक में ही होता है
के डिफरेंट यूजर्स या बहुत से यूजर्स और बहुत से ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे अपना डाटा स्टोर करवा रही होती है, उसको यूज कर रही होती हैं। और ये आपको सर्विस प्रोवाइड कौन कर रहा होता है? थर्ड पार्टी प्रोवाइडर होता है, जैसे गूगल या अमेजोन वगैरह होते हैं। वो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बस आप उनकी सर्विसेज को यूज कर रहे होते हैं। प्राइवेट क्लाउड में ये होता है कि आप उस चीज को खरीद लेते हो या उस चीज को सिर्फ आप अपने लिए सर्व करते हो, कि सिर्फ एक एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन अपना डाटा प्राइवेट क्लाउड के ऊपर स्टोर करवाती है, और कोई भी मतलब और ऑर्गेनाइजेशन या और यूजर्स जो है वो उसको यूज नहीं कर रहे होते, सिर्फ वो आपके लिए होता है। ये डिफरेंस होता है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर लिखा क्या हुआ है। इट ओन्ड एंड मैनेज बाय थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी प्रोवाइडर का आप ये कह सकते हो क्लाउड होता है, और आप सिर्फ उसको यूज कर रहे होते हो। प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है कि आप उसको खुद ले लेते हो, ठीक है, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन उसको ले लेता है और फिर उसको यूज करता है। शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूजर्स, ठीक है, ये शेयर हुआ होता है, हर तरह के यूजर्स जो हैं वो इसके अंदर अपना डाटा स्टोर करवा सकते हैं। डेडिकेटेड टू ओनली वन यूजर और कंपनी, ठीक है, ये सिर्फ एक पर्सन या एक कंपनी के लिए डेडिकेट किया जाता है, सिर्फ वही इसको यूज करते हैं। इसकी कॉस्ट भी कम होती है और इजीली इसको स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। और इसमें मतलब सिक्योरिटी वगैरह को, और मतलब वहाँ पे सिक्योरिटी हाई लेवल की यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही होती है, और इसमें कंट्रोल भी ज़्यादा होता है। जैसे एग्जांपल है AWS, ये थर्ड पार्टी है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। गूगल क्लाउड हो गया, एज्योर हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक कंपनी है जिसका अपना इंटरनल क्लाउड सर्वर है, जैसे बैंक वगैरह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर ट्रेडिशनल एल्गोरिथम विद एआई बेस्ड एल्गोरिथम्स। ठीक है, जो पहले वाले एल्गोरिथम से, जो पुराने एल्गोरिथम से, उसको कंपेयर करना है जो अब एआई बेस्ड एल्गोरिथम्स है, दैट यूज मशीन लर्निंग, जो कि मशीन लर्निंग को यूज करेंगे। क्रिटिसाइज एआई बेस्ड एल्गोरिथम फॉर प्रोड्यूसिंग रॉन्ग रिजल्ट्स एट अ टाइम। ठीक है, अब जो एआई बेस्ड एल्गोरिथम्स हैं वो गलत रिजल्ट्स भी दे रहे होते हैं। इसको डिस्कस करना है, पहले हम लोग देख लेते हैं ट्रेडिशनल एल्गोरिथम। ये बहुत फिक्स होते थे, ठीक है, और ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आप कह सकते हो यूज कर रहे थे, जो कि रिटन बाय ह्यूमन, जो ह्यूमन ने लिखे होते थे। दे ऑलवेज गिव द सेम आउटपुट फॉर द सेम इनपुट। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया 2 + 2, तो वो हमेशा आंसर 4 देंगे। ये ऐसे एल्गोरिदम होते थे, जैसे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं, जो कि सॉर्ट कर रहे होते थे, नंबर्स को तरतीब दे रहे होते थे। ऑलवेज सॉर्ट द नंबर सेम नंबर, जैसे हम लोगों ने 1 4 3 2 5 लिख दिया है, तो इसको अब सॉर्ट करने के लिए हमने कह दिया है, तो वो हमेशा एक ही तरह से इसको इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से सॉर्ट कर देंगे। ये वो एल्गोरिदम थे, फिक्स होते थे, हमेशा फिक्स आंसर देते थे। लेकिन अगर हम लोग एआई बेस्ड एल्गोरिदम की बात करें, जो कि मशीन लर्निंग को यूज कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये डेटा से लर्न कर रहे होते हैं। मतलब हम इन्हें लार्ज अमाउंट में डेटा प्रोवाइड करते हैं, वहां से वो लर्न करते हैं, उनके फिक्स रूल्स होते हैं। फिक्स रूल्स को यूज नहीं कर रहे होते, बल्कि इसमें मतलब डाटा के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे होते हैं। इसमें ये नहीं होता कि मतलब यहाँ फिक्स आंसर हमें मिलेगा। दे इम्प्रूव द रिजल्ट्स एज दे गेट मोर डाटा। जितना डाटा ये लोग ज्यादा यूज करते हैं, उतने बेहतर रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल है स्पैम डिटेक्शन की। स्पैम डिटेक्शन में क्या होता है कि कुछ ईमेल्स ऐसी होती है जो कि जेन्युइन असली ईमेल होती हैं, आपके काम की ईमेल्स होती हैं। कुछ ऐसी होती है जिसमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह होती है, या फिर फेक ईमेल्स आप कह सकते होती है, जिन्हें स्पैम ईमेल्स कहा जाता है। अब हम लोगों ने एक एल्गोरिथम बनाया है जो कि क्या काम करता है, जो कि फिल्टर करता है, जो कि सेपरेट कर रहा होता है, जो कि स्पैम ईमेल्स होती है उनको अलग कर रहा होता है, जो जेन्युइन ईमेल्स होती है उनको अलग करता है। तो अब हमें जितनी ज्यादा हमको ईमेल्स प्रोवाइड करेंगे, उतना ज्यादा वो वहां से लर्न करेगा और उतने बेहतर रिजल्ट्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अ स्पैम डिटेक्शन एल्गोरिथम लर्न बाय एनालाइजिंग थाउजेंड्स ऑफ ईमेल। ठीक है, वो लर्न करेगा थाउजेंड्स ऑफ ईमेल को एनालाइज करते हुए, और उसके बाद जो हमें डिटेक्ट करके बताएगा। क्रिटिसिज्म क्या है? एआई कैन प्रोड्यूस रॉन्ग रिजल्ट। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्पैम ईमेल हो, उसको कह दे कि नहीं ये असली ईमेल है, ये एक्चुअल ईमेल है, जो आप चाहते हो वो वाली ईमेल है, तो वो गलत रिजल्ट भी दे सकता है। बिकॉज इट आउटपुट डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग डाटा, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो डिपेंड कर होते हैं कि किस तरह से उसको ट्रेन किया गया, किस तरह से उसको सिखाया गया, उसको लर्न करवाया गया, क्या कैसा डाटा दिया गया, किस टाइप का डाटा दिया गया। अगर गलत डाटा दिया जाएगा तो ऑब्वियसली वो गलत रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। इफ द डाटा इज इनकम्प्लीट और बाइस्ड, अगर कोई डाटा इनकम्प्लीट होगा या बाइस होगा, बाइस का मतलब ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल वो डाटा सिर्फ, अगर हम लोग बात करें जेंडर बाइस की, मेल और फीमेल की बात कर लें, तो अगर हम लोग ये कह दें कि जो भी हमने डाटा उसको प्रोवाइड किया था वो सारा का सारा मेल का डाटा था, फीमेल का उसमें कोई काम नहीं था। अब उस डाटा को यूज किया गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि मतलब हायरिंग की जा रही है, ऑफिस में लोगों को जॉब्स दी जा रही हैं। और वो डाटा क्योंकि सिर्फ उसको मेल का डाटा दिया गया था, तो वो सारी जितनी भी जॉब्स होंगी वो मेल को दे देगा, फीमेल को नहीं देगा। ये बाइस हो गया, मतलब इक्वालिटी नहीं होती यहाँ पे। तो अगर उसको बाइस या इनकम्प्लीट आप कह सकते हो डाटा दिया जाएगा, तो वो ऑब्वियसली इनकरेक्ट आंसर्स हमें प्रोवाइड करेगा। एआई में ऑल्सो मिसअंडरस्टैंड एंड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, उसको कभी कभी वो बात समझ नहीं आती या डाटा समझ नहीं आता विच
ट्रेनिंग एल्गोरिदम डू नॉट फेस, जो कि ट्रेनिंग एल्गोरिदम ये चीज नहीं फेस करते थे। उनका वो सब कुछ, उनके रिजल्ट वगैरह सब फिक्स होता था। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द एथिकल यूज इन यूजिंग द फॉलोइंग एआई टूल्स। एथिकल इश्यूज क्या क्या है? चैट जीपीटी के मे जनरेट इनकरेक्ट और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये एथिकल इशू आ गया कि वो गलत रिजल्ट भी प्रोवाइड करता है या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके अलावा जो यूजर्स होते हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। जैसे आजकल कोई एप्लीकेशन हमने किसी को लिखनी है तो हम लोग चैट जीपीटी से लिखवा रहे होते हैं, किसी को कोई मैसेज करना है तो हम लोग चैट जीपीटी से लिखवा रहे होते हैं। मतलब हमारे जो भी होमवर्क है, जो भी असाइनमेंट है, हम सब कुछ चैट जीपीटी से करवा रहे होते हैं। हम बहुत डिपेंड हो गए, उसके बगैर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। कैन इंटेंशनली प्रोड्यूस बाइस रिस्पॉन्सेज। ठीक है, बाइस रिस्पॉन्सेज, जैसे अभी हमने यहाँ पे बाइस की बात की, तो गलती से भी ये मतलब बाइस रिस्पॉन्सेज या बाइस रिजल्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर जो ट्रेनिंग डेटा होगा जिसके थ्रू उसको लर्न करवाया गया, अगर वो बाइस होगा तो ऑब्वियसली वो बाइस रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है लोगो एआई वॉइस जनरेशन टूल। अब ये ऐसी ऐसी मतलब वॉइसेस, ऑडियोज जनरेट कर रहा होता है जो कि बिल्कुल रियल लग रही होती है। फेक वॉइसेस को जनरेट कर रहा होता है जो कि बिल्कुल असली लग रही होती है। इससे क्या होता है कि स्कैमर का बहुत फायदा होता है। स्कैम कर रहा होता है, स्कैम करने में वो उसको यूज कर रहा होता है। तो ये एक इशू आता है। रेजिस प्राइवेसी कंसर्न। ठीक है, मतलब प्राइवेसी के बहुत से कंसर्न होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की भी वॉइस को कॉपी किया गया उसकी परमिशन के बगैर। नेक्स्ट है वर्चुअल असिस्टेंट, मतलब जो ऑनलाइन हेल्पर होते हैं आपके, जैसे सीरी हो गया, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट हो गया। अब ये क्या करते हैं, ये आपकी कमांड को कॉन्स्टेंटली लिसन कर रहे होते हैं, और इससे क्या होता है कि प्राइवेसी इशू हो सकता है। ठीक है, आपकी वॉइस कमांड को किसी और पर्पस के लिए, किसी गलत पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है। दे मे रिकॉर्ड और स्टोर कन्वर्सेशन विदाउट द यूजर नॉलेज। आपको नहीं पता होता और आपकी सारी बातों को वो रिकॉर्ड कर रहा होता है, जितनी भी आपकी कन्वर्सेशन आपकी उसके साथ हो रही है वो उसको स्टोर कर रहा होता है। कोई भी हैकर उसको हैक करके उसको गलत काम के लिए यूज कर सकता है। इसके अलावा दे में मिस इंटरप्रेट कमांड। ठीक है, मतलब कमांड को कभी 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 जो है वो गलत तरीके से अंडरस्टैंड कर लेगा और गलत एक्शन फिर परफॉर्म करेगा उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द सोशल implications दैट एआई एल्गोरिथम में क्रिएट इन सोसाइटी। कौन कौन से सोशल implications होती हैं जो कि एआई एल्गोरिथम क्रिएट कर सकता है सोसाइटी के अंदर? क्या क्या उसके जो है वो गलत असरात आप कह सकते हो या गलत इफेक्ट पड़ सकता है उसका। एआई के ऑब्वियसली दोनों पॉजिटिव आप कह सकते हो इफेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, दोनों तरह से उसको यूज किया जाता है। पॉजिटिव implications की अगर हम लोग बात करें तो इससे क्या होता है कि हमारी एजुकेशन कि जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव कर रहा है, हेल्थ केयर को इम्प्रूव कर रहा है, बिजनेस वगैरह के जितने भी आप कह सकते हो मामलात हैं उसको इम्प्रूव कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। पीपल, ऐसे पीपल्स की हेल्प करता है जो कि डिसेबल है। ठीक है, जिनके हाथ वगैरह नहीं है, जिनके मतलब चल नहीं सकते, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है स्पीच रिकॉग्निशन के थ्रू। जैसे आप कह सकते हो कि अगर उनके हाथ नहीं है तो वो इजीली बोल के अपनी कोई भी उन्होंने अगर अपनी बात या अपना काम करना है तो वो बोल के कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो उनके हाथ नहीं है, वो लाइट ऑफ नहीं कर सकते, तो वो टर्न ऑन द लाइट बोलेंगे तो ऑब्वियसली मतलब लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। इसे स्मार्ट डिवाइसेस आ गए जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं डिसेबल लोगों के लिए। क्रिएट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज इन एआई। ठीक है, एआई के अंदर बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर दिया है, टेक्नोलॉजी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इसका काम हो गया है। लेकिन अगर हम लोग नेगेटिव इम्प्लीकेशंस की बात करें तो इससे क्या होगा कि जो ह्यूमन की जॉब्स हैं वो कम से कम होती जा रही है। फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटर। ठीक है, पहले जो है प्रॉपर कंटेंट राइटर को हायर किया जाता था कंटेंट लिखवाने के लिए, लेकिन अब वही कंटेंट चैट जीपीटी से लिया जाता है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि अब वही कंटेंट जो है वो चैट जीपीटी से लिखवाया जाता है। उससे क्या होगा, उसकी जॉब जो है वो चली गई है। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है बिकॉज मशीन ऑटोमेट टास्क, जो मशीन ऑटोमेटिकली टास्क को परफॉर्म करें। कैन सेपरेट मिस इन्फॉर्मेशन थ्रू डी फेक और एआई जनरेटेड कंटेंट। ठीक है, एआई जनरेटेड कंटेंट के थ्रू जो है गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सकती है। इसके अलावा जो बाइस आ जाता है एआई सिस्टम्स के अंदर, जो कि गलत डिसीजंस ले रहा होता है, अनफेयर डिसीजंस ले रहा होता है, मतलब इक्वल डिसीजंस नहीं ले रहा होता, जैसे रिजेक्टिंग रिजेक्टिंग जॉब एप्लीकेशंस और लॉन्स। ठीक है, मतलब किसी भी वजह से जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको रिजेक्ट कर देना है, जो जॉब्स की होती हैं, लॉन्स वगैरह की, मतलब कर्जा वगैरह लेना होता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एक्सपर्ट सिस्टम, डिस्क्राइब द स्टेप रिक्वायर्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम होता क्या है और क्या क्या स्टेप्स होंगे जिसको हम लोग फॉलो करते हुए कोई भी एक्सपर्ट सिस्टम बना सकते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? एक्सपर्ट सिस्टम एआई प्रोग्राम के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है दैट यूजेस एक्सपर्ट नॉलेज टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ठीक है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके नॉलेज को यूज करते हुए कोई भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है, जैसे ह्यूमन स्पेशलिस्ट।
अब फॉर एग्जांपल कोई हॉस्पिटल के अंदर एक्सपर्ट सिस्टम को यूज किया जा रहा है, तो उसके अंदर पहले एक डाटा दिया जाएगा या उसके अंदर एक नॉलेज इंसर्ट की जाएगी, डाली जाएगी। अब वो नॉलेज कहाँ से आएगी? वो डॉक्टर से ली जाएगी नॉलेज, और वो सारी उस सिस्टम के अंदर डाल दी जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम कोई भी डिसीजन लेना होगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगा, तो वो डॉक्टर से पूछने की बजाय हम लोग उस सिस्टम से पूछेंगे, क्योंकि हर वक्त डॉक्टर तो अवेलेबल नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल है, मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम दैट सजेस्ट डायग्नोस लाइक अ टाइप डॉक्टर, ठीक है। अब वो कोई भी मतलब आप कह सकते हो बीमारी को डायग्नोस करना है, तो वो एक्सपर्ट सिस्टम कर देगा, बजाय इसके कि हम लोग डॉक्टर को यूज करें। बनाया कैसे जाता है? सबसे पहले नॉलेज कलेक्शन, नॉलेज को इकट्ठा किया जाता है, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे एक्सपर्ट्स होते हैं, डॉक्टर्स या इंजीनियर्स, वो अपना नॉलेज शेयर करते हैं, फिर उस नॉलेज को कलेक्ट किया जाता है और स्टोर किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है? अ डॉक्टर टेल द सिस्टम व्हाट सिम्टम्स बिलोंग टू विच डिजीज। ठीक है, डॉक्टर बता देगा उस सिस्टम को कि अगर ये डिजीज होगी, ये सिम्टम्स हैं, तो ये डिजीज होगी, ठीक है, ये सिम्टम्स आएंगे तो ये डिजीज होगी। इस तरह से जो प्रॉपर नॉलेज है उसको इकट्ठा किया जाता है। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मतलब ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन जो डॉक्टर की तरफ से आई होती है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको तरतीब दिया जाता है, उसको अरेंज किया जाता है रूल्स के अकॉर्डिंग, फैक्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, इफ देन स्टेटमेंट के थ्रू। एग्जाम्पल क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, अगर उसको फीवर है, इफ फीवर प्लस कफ, अगर फीवर भी है कफ भी है, तो मतलब जो डिजीज होगी उसको डायग्नोस करना है फ्लू, मतलब वो उसको जो बीमारी है वो फ्लू की बीमारी है। राइट, तो इस तरह से उस नॉलेज को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। देन यूजर इनपुट, क्यूरी फ्रॉम यूजर, मतलब यूजर की तरफ से इनपुट एंटर की जाती है उस सिस्टम के अंदर। द यूजर गिव इंफॉर्मेशन टू द सिस्टम, यूजली बाय आंसरिंग क्वेश्चंस लाइक द सिस्टम आस्क डू यू हैव अ फीवर, द यूजर आंसर यस। ओके, अब मतलब वहां पे यूजर की तरफ से इनपुट दी जाती है सिस्टम को। जैसे वो पूछेगा सिस्टम कि क्या आपको फीवर है, तो मतलब आगे से वो कह देगा यस मुझे फीवर है। रीजनिंग मतलब अब वो प्रॉपर तरीके से उसको एनालाइज करेगा, उसको सोचेगा, ठीक है, और जो थिंकिंग प्रोसेस है वो अब सिस्टम का होगा। जैसे एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो रीजनिंग इंजन को यूज करते हुए जो यूजर की तरफ से आंसर्स आ रहे हैं उसको कंपेयर करेगा किसकी तरफ से? रूल की तरफ से। रूल जो यहाँ पे जब इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया था तो वहां पे रूल्स की बेसिस पे उसको ऑर्गेनाइज कर दिया था। जैसे यहाँ पे उसके अंदर ये चीजें इंसर्ट की गई थी कि अगर फीवर और कफ होगा तो तुमने कह देना कि फ्लू है। सिमिलरली वो वहां से यूजर से पूछेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने रूल्स वगैरह को देखेगा, कंपेयर करेगा और आखिर में जाकर उसको आंसर प्रोवाइड करेगा। जैसे सिस्टम ने चेक किया, इफ यूजर हैज अ फीवर, अगर यूजर को फीवर है और कफ है, ठीक है, तो फिर आगे से वो बता देगा कि पॉसिबल है कि उसको फ्लू होगा। सोल्यूशन और रिकमेंडेशन लास्ट में जाके जो है वो प्रेडिक्ट करके बताएगा, ठीक है, लास्ट में जाके इसका टेस्ट लिया जाएगा, या आप कह सकते हो कि डिफरेंट यूजर्स उसको यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे सिस्टम गिव द फाइनल आउटपुट, लास्ट में सिस्टम क्या करेगा? उसको आउटपुट प्रोवाइड करेगा, फिर एडवाइस देगा और डिसीजन वगैरह देगा रीजन की बेस पे। जैसे एग्जांपल है कि द सिस्टम से यू मे हैव द फ्लू, ठीक है, लास्ट में उसने आपको दे दी है कि आपको फ्लू हो सकता है। और फिर आगे क्या है कि उसको एडवाइस वगैरह भी करेगा कि प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर, कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो इस तरह से एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो उसको बनाया जाता है, काम कर रहा होता है। यहाँ पे ये एंड हो गया है। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।